हेलो वैरियर्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं पूरे मैथमेटिक्स का आपके क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए फुल वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुडो और गुड़ियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वन शॉट। तो इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे एक एक चैप्टर को, रियल नंबर से लेकर स्टैटिक्स तक की बातें करेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे और एक बेहतरीन तैयारी करेंगे। लास्ट के 6 दिन को एक बेहतरीन बनाएंगे और अपने एग्जाम हॉल में एक अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और सिलेबस का अगर हम डिस्कस करना चाहें तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो आपको तो पहले से ही पता होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके जो नंबर सिस्टम का वेटेज है, अगर नंबर सिस्टम का आपका वेटेज का हम बात करें तो नंबर सिस्टम का वेटेज आपका 6 नंबर का है। तो 6 नंबर हो या 1 नंबर हो, हम लोग हर नंबर के लिए एक नंबर के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये 80 जो दिखाई दे रहा है इसका फुल टारगेट लेकर चलना है। 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेकर चलना है और आपका 20 नंबर स्कूल से होगा और ये हो जाता है आपके पूरे 100 नंबर। तो देखिए, चैप्टर 1 का वेटेज जो है नंबर सिस्टम का, यूनिट 1 का, उस 6 नंबर का है। वहीं चैप्टर 2 जो है अलजेब्रा का जो वेटेज है वो 20 नंबर का वेटेज है, जिसमें पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल वगैरह आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करेंगे तो 6 नंबर का वेटेज है। ज्योमेट्री का बात करेंगे तो इसमें 15 नंबर का वेटेज है। ज्योमेट्री में ज्यादा चैप्टर है नहीं, आपके 2 ही चैप्टर हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा एक ट्रायंगल चैप्टर है और दूसरा सर्कल चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, वही आपका डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखेंगे, सेक्शन फार्मूला हम लोग देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। उसके अलावा मेंसुरेशन में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम का बात करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम का बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का बात करेंगे। कुछ चीजें आपका डिलीटेड भी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद स्टैटिक्स का बात करेंगे, जिसमें मीन, मीडियन, मोड का बात करेंगे और प्रोबेबिलिटी का बात हम लोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक अपने आप में आसान चैप्टर है और ये 11 नंबर है। ये 10 नंबर मेंसुरेशन का है आपका, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी आ जाता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी आ जाता है। ज्योमेट्री आपका 15 नंबर का है और ये ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 नंबर का है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका यही वेटेज है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हम लोग को जो दिखाई दे रहा है वो अलजेब्रा पार्ट में दिखाई दे रहा है। अलजेब्रा में 20 नंबर दिखाई दे, लेकिन इसमें चैप्टर भी है आपका, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपका। इसके अलावा देख लीजिए, आपको पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एपी है। तो लगभग 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर मिला के आपके वेटेज जो है अलजेब्रा में 20 नंबर के हैं। तो ठीक ही है, 4 चैप्टर हैं, 20 नंबर कोई ज्यादा भी नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग रियल नंबर का बात करना शुरू करेंगे तो हम लोग, देखिए आपको हम पहले ही बता दें कि हम लोग वही चीज का डिस्कस करेंगे, उसी चीज का डिस्कस करेंगे, रियल नंबर हो या पॉलिनोमियल हो, उसी चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग के सिलेबस में है, जो हम लोग को अभी के समय में जरूरी है। हम लोग एक क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पहली बार रियल नंबर का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं साल भर के सफर कर चुके हैं, हर एक चैप्टर को टच कर चुके हैं, हर चैप्टर को पढ़ चुके हैं, हर चीज का बेसिक जान चुके हैं। तो हम लोग को एक रिवीजन के तौर पर चाहिए और हम लोग रियल नंबर का यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि देखिए, ऐसे तो पढ़ने के तो बहुत कुछ है रियल नंबर में। अगर पढ़ने की बात किया जाए तो बहुत कुछ है। पूरा क्लास 9th में आपको पढ़ना है, टर्मिनेटिंग पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है, जितना हो सके बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन हम लोग की जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें बस आपको 2 बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जा सकता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके
आते हैं। तो आइए हम वो 2-3 बातों का हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो बात करना है कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करें, चाहे वो √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो। ऐसे सिलेबस में आपके लिखा हुआ है √2, √3 और √5 लिखा हुआ है। उसके अलावा कुछ ऐड करके आ जाते हैं कि 2 + √5 का इरेशनल प्रूफ करिए। तो सबसे पहले इरेशनल हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। तो देखिए, इरेशनल प्रूफ करना है। दूसरा बात अगर हम लोग करेंगे तो दूसरा में हम लोग बात करेंगे कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना जरूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। अभी हम इस दोनों के बारे में बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। उसके अलावा हम लोग एक लास्ट पॉइंट का बात करेंगे, एक फार्मूला का बात करेंगे, जो एक फार्मूला का बात करेंगे। और वो फार्मूला क्या होगा जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वो जो एचसीएफ आप जानते भी होंगे कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है, तो उसका हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और कुछ हम लोग टर्म का बात करेंगे, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर का बात कर लेंगे, और दूसरा को प्राइम नंबर का बात कर लेंगे। उसके अलावा आपको प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर बताने की हमको नहीं लगता है कि आवश्यकता हो, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पता होगा, होल नंबर पता होगा, सब कुछ आपको इंटीजर वगैरह पता होगा। तो जो जो बातें हमारे लिए जरूरी है, जो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, जब आप लिख रहे होंगे तब आपको देखने को मिलेगा, तो उस चीज का हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला बात एचसीएफ एलसीएम को सीखते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से सीख लेंगे। और इसके बाद ऐसे इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इरेशनल नंबर क्या होता है, कि वैसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। जैसा कि आप या सभी लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग भी कहा जाता है, और मतलब उसको रेकरिंग कहा जाता है, रिपीटिंग कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। तो उसके 3 नाम से जाने जाते हैं। तो बात ये होता है कि जब टर्मिनेटिंग है तब पर भी रेशनल नंबर है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या रेकरिंग है तब पर भी रेशनल नंबर है। तो फिर वही बात आ जाती है कि जो न टर्मिनेट हो न रिपीट हो, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता दें कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, कि जैसे आप किसी नंबर को डिवाइड किए और वो पॉइंट के बाद जाकर तुरंत क्या हो गया, खत्म हो गया, टू स्टॉप हो गया। जैसे कि अगर टर्मिनेटिंग का थोड़ा सा हम आपसे बात कर दें, टर्मिनेटिंग का अगर हम आपसे बात कर दें तो टू स्टॉप हो जाता है, आफ्टर डेसिमल स्टॉप हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम आप देखें तो जैसे 2/5 ले लीजिए एग्जाम्पल, 2/5 ले लीजिए। अगर 5 से 2 में डिवाइड करते तो कितना आया, 0.4 आया। ये क्या हो गया, पॉइंट के बाद जाकर स्टॉप हो गए, 0.4 एक डेसिमल के बाद स्टॉप हो गए। तो ये एक तरह से टर्मिनेटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग का हम बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग का बात करें तो वैसा नंबर जो अपने आप को रिपीट करने लगता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, रिपीटिंग भी कहा जाता है, रिपीटिंग भी कहा जाता है या रेकरिंग भी कहा जाता है, रेकरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा जैसे एग्जांपल आपको इसका देख सकते हैं, जैसे 1/3 है, तो 1 से जब 3 में डिवाइड करिएगा तो ये आता है 0.333, और ये रुकेगा नहीं, ऐसे ही 3 चलता चल जाएगा। तो अगर इसका बात करेंगे तो ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं 0.3 या 3 पर ऐसे रेकरिंग लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस तरह के जो नंबर हो तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दोनों में से जब नहीं होगा
इन दोनों में से जब नहीं होगा तो उसी को हम लोग इरेशनल कहते हैं। जैसे जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे इरेशनल का बात करेंगे तो एग्जांपल में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, या फिर एक बेहतरीन एग्जांपल होता है पाई का वैल्यू। इस पाई का जो सिंबल दिया होता है 22/7 का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 22/7 और पाई इक्वल नहीं होते हैं, ये एकदम इक्वल नहीं होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं। भले ही हम लोग क्वेश्चन करने के लिए 22/7 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह 22/7 के इक्वल नहीं होते हैं। क्योंकि 22/7 अगर आप डिवाइड करिएगा, आप करके देख सकते हैं कि ये 6 डिजिट पॉइंट के 6 डिजिट जाने के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लगता है, तो ये एक तरह से रिपीटिंग रेशनल नंबर हो जाता है, ये इस कैटेगरी में आ जाता है, ये इस कैटेगरी में आ जाता है। और जबकि पाई का जो वैल्यू होता है वो 62.3 ट्रिलियन तक जा चुका है और अभी तक अपने आप को न रिपीट किया है न टर्मिनेट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़िए। तो वही जो न टर्मिनेटिंग हो न रिपीटिंग हो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जांपल जानिएगा कि जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब क्या बच्चे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इट एक्स्ट्रा जितना भी है ये सब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम का डिस्कस कर लें। और एचसीएफ एलसीएम का डिस्कस करेंगे तो आइए हम लोग एचसीएफ एलसीएम का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम का हम बात करेंगे तो सीधी सी बात है, एचसीएफ एलसीएम अगर एचसीएफ का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो कोई भी बता सकता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कहिएगा कि ठीक है ये तो भैया हम पहले से भी जानते थे, इसमें आप नया क्या बता रहे हैं। तो देखिए हम इसमें बस यही बताना चाहते हैं कि एचसीएफ का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, आप समझिएगा थोड़ा सा। एचसीएफ का मतलब होता है जैसे भी जिस नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ में आप एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं और ऐसा नंबर में भी वो सबसे बड़ी संख्या होती है। मतलब कि एचसीएफ का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम धीरे धीरे सुनिएगा। एचसीएफ का मतलब कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सभी नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। जैसे हम आपसे कहें कि 2 और 4 का एचसीएफ निकालिए, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा भैया? तो 2 और 4, तो आप ढूंढना शुरू करेंगे कि बड़ी से बड़ी वो संख्या निकालिए जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। तो आइए मान लिया कि कोई कहा बच्चा 1 है कि भैया 1 होगा, तो ठीक है डिवाइड तो कर दे रहा है, ये 2 को भी डिवाइड कर दे रहा है, ये 4 को भी डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन ये इसको डिवाइड बस ये 2 से डिवाइड जब 2 लेंगे तो ये 2 जो होगा 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो यहाँ 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। ठीक है, तो जब 2 बड़ा है तो ये 2 जो होगा, ये 2 जो होगा इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ का देखिए फिर से समझिएगा, एचसीएफ मतलब हम वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। बात को एकदम एक एक वर्ड को समझिएगा, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, मतलब जिसका एचसीएफ आप निकाल दें। जैसे 2 और 4 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एक ऐसी संख्या आप ढूंढ के लाइए इस संख्या के बीच में से कि जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। तो वो जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है? आपका 2 है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 2, अब 2 से बड़ा कहिएगा 3, तो 3 से 2 नहीं फिर डिवाइड होगा, एकदम इंटीजर परफेक्ट में डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम का जो मतलब होता है एकदम शॉर्ट में समझिए, छोटा से छोटा वो संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए,
ध्यान रखिएगा, छोटा से छोटा संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे 2 ही 4 का हम निकाल रहे हैं, 2 ही 4 का हम कहें कि फाइंड एलसीएम, तो आप कहिएगा एलसीएम क्या, तो हम कहें कि वो छोटा से छोटा संख्या निकालिए भाई जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो कहिएगा भैया ये कौन सी बड़ी बात है, 4 तो है, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड होगा। अब इससे छोटा संख्या नहीं है कि जो 2 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। 3 फिर 4 से भी नहीं होगा और 2 से तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो 4। अब इसके अलावा इससे बड़ा हो सकता है, बहुत सारे संख्या होते हैं, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, छोटा से छोटा वो संख्या ढूंढना है। मतलब छोटा से छोटा वो संख्या होना चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो 4 हो गया। इसके अलावा अब आइए, ई हो गया। एचसीएफ और एलसीएम का आपका ओरिजिनल मतलब था कि एचसीएफ मतलब, फिर से सुन लीजिए, कि बड़ा से बड़ा वो संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, बड़ा से बड़ा वो संख्या जो सबको डिवाइड कर दे उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और एलसीएम छोटा से छोटा वो संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब खुद डिवाइड हो जाए। ये जो है एचसीएफ मतलब ये सबको मार देगा, सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन ये जो है ये सबसे मारा जाएगा, इसको सब डिवाइड कर देंगे। और ये छोटा से छोटा संख्या होना चाहिए, ये बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए। इतना बात क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ का जब भी आंसर आता है तो एचसीएफ का आंसर आता है वो जो होता है, वो जो आपको नंबर दिया रहता है ना, या तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर आएगा, या जो वो सबसे छोटा उसमें नंबर है वो सबसे छोटा नंबर होगा। जो नंबर आपको गिवन है जिसका एचसीएफ निकालना है उसमें जो सबसे छोटा है या तो उसके बराबर हो जाएगा या फिर उससे छोटा होगा, क्योंकि वो जो नंबर होना चाहिए वो सबको डिवाइड करना चाहिए, तो छोटा रहेगा तब ना सबको डिवाइड करेगा जी। एलसीएम में जब भी आंसर आएगा तो वो जो नंबर होगा वो जब भी होगा तो उसमें जो नंबर आपको गिवन रहेगा वो या तो उसके बराबर हो जाएगा या वो सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बराबर हो गया है, लेकिन इससे अलग, जैसे 2 और 3 का हम कहें एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा भैया, तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए ये जब भी नंबर है तो इन दोनों नंबर से क्या है, बड़ा है। अगर वही आपको 2 और 3 का कहें कि एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ 2 और 3 का निकालिए, तो 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो जब भी होगा ये इससे क्या होगा, छोटा होगा। और एक छोटा सा बात बता रहे हैं, ऐसा कोई रूल नियम नहीं है। एचसीएफ का जब मान लिया कि आपको 3-4 नंबर दिए गए हैं, कहा गया कि इसका एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए, एचसीएफ का आंसर छोटा आता है, छोटा संख्या आता है, एलसीएम का आंसर बड़ा संख्या आता है, क्योंकि वो बड़ा होता है ना। यहाँ पे देखिए ना, वही नंबर है 2 और 3 ही है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ रहा है और 2 और 3 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एचसीएफ मतलब बड़ा से बड़ा वो संख्या, बड़ा से बड़ा वो संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। एलसीएम मतलब छोटा से छोटा वो संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए। ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम की कहानी। अब आइए हम लोग लास्ट अब बात करेंगे उस फॉर्मूले की, उस फॉर्मूले की जो हम लोग को इस चैप्टर में एक पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए वो फॉर्मूला कहता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। मान लीजिए ए बी आपको 2 कोई गिवन नंबर है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए इंटू बी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे 2 और 4 का एग्जांपल देखिए, जैसे 2 और 4 का हम कहें कि एचसीएफ निकालिए, तो कहिएगा कि हाँ एचसीएफ निकालना है। तो भैया तो बताए थे कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 2 होगा। एलसीएम कहेंगे निकालिए, मिस्टेक हो गया, एलसीएम कहेंगे निकालिए, तो एलसीएम क्या आप बताए थे, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बड़ा छोटा से छोटा वो संख्या जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, 4 होगा।
ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ। अब आइए हम लोग इस पे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करें तो एचसीएफ ऑफ ए बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, यही दो नंबर है। तो एचसीएफ कितना है 2 है, एलसीएम कितना है भैया 4 है, बराबर ए इंटू बी, तो ए कितना था 2 था, बी कितना था 4 था। देख लीजिए वेरीफाई हो गया, 8 बराबर 8, वेरीफाइड। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम की फॉर्मूला वाली कहानी। तो इसको आपको रट जाना है, याद कर जाना है पूरी तरह कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। काहेला हम बता रहे हैं। और अभी इतना ही नहीं है, अब आप कहिएगा क्या 2 ही नंबर का केवल होता है फॉर्मूला, 3 नंबर का नहीं होता, 3 नंबर का भी होता है, लेकिन आपको अभी पढ़ना नहीं है। इसलिए हम लोग देखिए उतना ही बात करेंगे, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। आज देख लीजिए हम लोग के पास बहुत कम समय है, 6 से 7 दिन है, आपका 10 तारीख को एग्जाम है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे और उसी चीज का बात करेंगे जो आपके सिलेबस में आने वाला है। अब आइए इसके बाद, अभी इस पे हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकलवाने वाले हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा और बेहतर ढंग से आप समझिएगा। अब लास्ट हम लोग एक बात करने वाले हैं थोड़ा सा कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर को पढ़ाने में तो बहुत समय लग सकता है। अपने आप में एक पूरा लंबा चैप्टर बनाया जा सकता है, पूरा रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल, सबका बात किया जा सकता है, प्राइम नंबर का बात किया जा सकता है, लेकिन हम लोग पास उतना समय नहीं। हम लोग वही बात करेंगे जो अभी हम यहाँ से जब जाएं एग्जाम में 10 तारीख को, तो हमारे पेपर में देखने को मिले। मान लीजिए हम यहाँ पूरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का बात किए जा रहे हैं, एग्जाम में आप जाइएगा, बैठिएगा एग्जाम देने, कहीं पर टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन ही न दिखाई दे, तो आप क्या सोचिएगा यार क्या पढ़ाया? बताइए, आप आके कमेंट में पूरा अपना गुस्सा निकालिएगा, यही ना करिएगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग वही पढ़ा जाए कि जो आपके सिलेबस में आ सकता है, आपके सिलेबस में है, आपके क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे देखने को मिले। अब हम सीधे कंपोजिट नंबर का बात करेंगे। कंपोजिट नंबर जब वहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप एकदम बेहतरीन प्रफुल्लित होकर खुश होइएगा और कहिएगा क्या बेहतरीन किसी ने बताया था। मान लीजिए हम कंपोजिट नंबर आपको बता दे, आपके एग्जाम में आ गया। अब इससे बेहतर और क्या चाहिए? आई ना कि हम पूरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूरा डिस्कस किए जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग कहीं देखने को ना मिले तो फिर आप कोई फायदा नहीं है। तो आइए कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा प्राइम नंबर का बात कर लेते हैं। वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर, मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद, एक 1 और एक इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। क्या होना चाहिए? फैक्टर। 1 और इटसेल्फ जिसका फैक्टर है उसका हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके अलावा कंपोजिट नंबर जिसका मैक्सिमम या मिनिमम, जिसका मिनिमम मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा भैया? क्योंकि 2 फैक्टर तो एगो 1 एगो खुद हो जाएगा, इसके अलावा कोई और होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 फैक्टर तो एगो खुद एगो 1 हो जाएगा, तो 2 को तो फैक्टर यही हो गया, तो इसके अलावा और भी कोई होना चाहिए, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे एगो सवाल बनता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? हमको पता है, आप अपने मन में बोल चुके हैं, आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है हम बता देते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब बताइए हम क्या डेफिनेशन बोले हैं कि जिसका मिनिमम मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। तो चेक करते हैं ना, सीधे 1 से शुरू करते हैं। तो मान लिए 1 का फैक्टर क्या क्या होगा, इधर फैक्टर लिख लेते हैं। तो 1 का फैक्टर केवल 1 होगा, तो इसका मिनिमम 2 से ज्यादा फैक्टर है नहीं है। कितना फैक्टर है? केवल एगो है, तो ये कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर ही नहीं होगा।
दो, दो का कितना फैक्टर बाबू, कितना, एक 1 और एक खुद 2, बस दो ही ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम यूनिट मोर देन 2 होना चाहिए, 2 के इक्वल नहीं, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा तो ये भी नहीं होगा। 3, 3 का फैक्टर क्या है, 1 3, इसके अलावा कोई है नहीं है, तो इसका मिनिमम बस 2 ही है, मतलब 2 ही फैक्टर है, जबकि हमको मिनिमम मोर देन 2 चाहिए। अब आइए 4, अब 4 का जब बात करेंगे तो 4 का फैक्टर बताइए ना, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। कितना फैक्टर हो गया भैया, एगो, दूगो और 3 गो। बोले तो क्या थे कि मिनिमम मोर देन 2, मोर देन 2 हो नहीं गया, तो मतलब ये जो है आपका सही हो गया, और 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बात क्लियर है। अब इससे ज्यादा इस पे नहीं डिस्कस हम लोग करेंगे। आइए एक और टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं, को प्राइम नंबर का। क्या बात कर लेते हैं, को प्राइम नंबर का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा दो नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एकदम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसको समझिएगा, एकदम आराम से सुनिएगा। वैसा दो नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3 और 5। बताइए फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब कि जो उसको डिवाइड करे, यही ना फैक्टर होता है। यहाँ फैक्टर हम लोग देख रहे थे, क्या है 4 का फैक्टर 1 to 4 काहे है, क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। फैक्टर का तो ये मतलब होता है। अब वो ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसका नो कॉमन फैक्टर। क्या, नो कॉमन फैक्टर। देखिए हम लोग लिख कर पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग पीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि पूरे डिफिनीशन आपको लिखे हुए हैं, एकदम जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा दिक्कत होता है आप लोग को समझने में। इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो आप एक बार जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए। नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब बताइए कोई ऐसा नंबर है कि जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे, कहिएगा 1। अरे 1 को छोड़कर, यही तो बताने के लिए हम बोले, 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने। इसीलिए इसका और भी डिफिनीशन में बोल दिया जाता है कि वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। बात क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग यहीं के बाद अब क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही आसान सवाल से शुरू करेंगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। तो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो पी स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है, आप कॉपी कलम निकाल के अपने से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, तब आप मेरे सॉल्यूशन से आप मिलाइए और देखिए। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है, हम लोग इधर उधर से क्वेश्चन नहीं अभी ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। बात समझिए, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। एकदम वही चीज पढ़िए जो आपको एग्जाम में देखने को मिले। आप एग्जाम के बाद 2-4 दिन बैठिएगा, खूब एक्सपेरिमेंट करिएगा, जितना क्वेश्चन के साथ लड़ाई करना होगा उतना लड़िएगा। ईगो पर नहीं लेना है बाबू, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है कि हम करेंगे। उस एग्जाम पेपर का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा पूरा बाकी सब क्वेश्चन छूट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ईगो बिल्कुल वहां नहीं रखना है। वैसे भी ईगो क्या होता है यार, ईगो पर तो बिल्कुल नहीं लेना है, ईगो हट नहीं होना चाहिए। ईगो कौन हट, क्वेश्चन पर से यार ईगो कौन हट होता है यार, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है कि तुम्हारी ईगो हट करेगी। ईगो उसके सामने रखिए ना, तो वहां तो आप पूरे एकदम जो कह रही है वही सुने जाइएगा। यहाँ कहेगा तो नहीं भैया हम ही बादशाह हैं, हम ही सुल्तान हैं, हम ही सिकंदर हैं, सब तो हम ही हैं। बात समझ में आ रहा है। तो वहां पर मत करिए ये सब, क्वेश्चन पेपर में ये सब मत करिए। जहां करना है हर चीज का जगह बना हुआ है, जहां जो करना है वहां बेहतर रहेगा।
तो इसलिए चलिए क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ऐसी मस्ती कर लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस नंबर को क्या बात करना है कि ये रेशनल नंबर है। अब इसको कैसे, इसका पॉइंट, इसका ऑप्शन दिया हुआ था, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, मतलब ऐसा बात आपसे किया गया था। तो देखिए अब इसको डिस्कस करेंगे तो कैसे बनाना है, क्या कुछ करना है, देखिएगा आप देख के सीखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बस देखिए कि हम कैसे करें, और हम बिल्कुल एक एक स्टेप तोड़ के आपको बताएंगे। बिल्कुल हम स्टेप आगे नहीं भागेंगे, स्टेप जंप नहीं करेंगे, आपसे ये प्रॉमिस है। हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, बात समझ में आ रहा है। तो आपको सिखाएंगे नहीं तो फिर ये वीडियो बनाने का मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन 7 बताते हैं तो 7 आपको सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। और इसके अलावा मेरा इस वीडियो से और वीडियो बनाने का आपको सीख गए तो मेरा वीडियो वसूल हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसका बात करेंगे 32/50। आइए इसको कट कैंसिल आउट करेंगे तो 16 टू जा 32, 25 टू जा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है जी? कैलकुलेशन छोटा सा तो है, 16 दूना 32, 25 दूना 50। पी स्क्वायर बराबर 16/25। अब बताइए P बराबर क्या हो जाएगा, √16/25। P बराबर कितना हो गया, 4/5, 4/5। अब बताइए 4/5 हो गया। अब ये 4/5 क्या है भैया, रेशनल नंबर है। ऑप्शन में था रेशनल नंबर, इसको टिक कर देंगे, एक नंबर आपका हो गया। कौन सा ज्यादा दिमाग लगाना है, कौन सा ज्यादा आपने बहुत बड़ा मेहनत कर लिया, कुछ नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में है या उसको कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P और Q इंटीजर होना चाहिए, और लास्ट P और Q इंटीजर होना चाहिए, और लास्ट हम लोग बात करेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्यों Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 के बराबर होगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, और जब कोई भी चीज अनडिफाइंड हो गया तो फिर उससे कोई मतलब नहीं बनता है, उसको आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए ये सब बातें हम लोग डिटेल में कर देंगे, कभी मौका मिलेगा, कभी हम लोग फिर से जुड़ेंगे। तो अभी बस इतना ही था कि ये P जो है वो 4/5 है, और P जो है अपने आप में एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि P क्या है, तो P रेशनल नंबर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीखिएगा, और ये जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, कहीं ना कहीं आपके आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग को यहाँ अपना पूरी टैलेंट नहीं दिखाना है कि हम इतना वास्ट क्वेश्चन अभी करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, नहीं बाबू। अभी हमको वो कराना है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी जो वास्ट क्वेश्चन देखना होगा तो किया जाएगा, फिर समय बहुत है, 11, 12 भी पूरा समय है, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में लड़िए ना जितना लड़ सकते हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ए का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, कह रहा है कि एसीएफ और एलसीएम निकालना है। कितने, आपके इस 3 नंबर का, कौन कौन नंबर है भैया, 26, 65 और 117। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम किस मेथड से भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबर का करेंगे तब ना निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 का, 2 से 13, बस खत्म, 13 से 1 बार। 65 का करेंगे, बताइएगा 5 से कितना बार में, टेबल याद है ना, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद 13 से 1 बार। अभी हम ज्यादा कुछ नहीं किए, एकदम सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं। उसके बाद 117। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, अब ये 2 से जाएगा जी, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 7 है और 7 2 से नहीं जाता है। इसका हम लोग बात करेंगे, तो अगर इसका बात करेंगे तो अभी कितना जाएगा, देखिए 7 + 1 8 + 1 9,
9, यही ना रूल है 3 से। तो 9 जब हो गया तो इसको 3 से हम लोग ले जा सकते हैं। 3 से कितना बार में बताइए? तो 3 से कितना, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 39 बार में। फिर इसको कितना से, 13 से ले जाया जा सकता है। हम यहाँ पे स्पीड में नहीं भागने वाले, अरे आपके साथ हमको रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। हम जल्दी जल्दी कर दे आपको समझ ही ना आए तो फिर क्या फायदा। तो अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी चीज करते हैं तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर नीचे में लिखते हैं 26 बराबर 2 इंटू 13, 65 बराबर 5 इंटू 13, और लास्ट 117 बराबर 3 इंटू 13 इंटू 3, मतलब 3 लिखना है 2 बार तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? 3 का स्क्वायर इंटू 13। अब आइए, सबसे पहला काम एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं कि तीनों में जो कॉमन है उसको घेर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये था कॉमन 30, इसको हम लोग घेर लिए, इसको सर्कल बना लिए। हम आपसे अभी एचसीएफ एलसीएम बता रहे थे, आपसे बोले थे कि एलसीएम का जो आंसर आता है वो बहुत बड़ा आता है। क्या आता है? बहुत बड़ा आता है। एचसीएफ का जो आंसर आता है वो बहुत छोटा आता है। तो छोटा आता है तो कम नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना वो छोटा आएगा। बड़ा आंसर लाना है तो ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा तब ना वो बड़ा आएगा। तो आइए देखते हैं, इसका पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, इसको छोटा लाना है ना जी, तो छोटा लाने के लिए जितना कटौती कर सकते हैं, जितना कटौती, तो कटौती करने पर सबसे पहले कहेगा ना कि हम उसी को लेंगे, उसी इतना में, इस नंबर में से उसी नंबर को उठाएंगे जो तीनों में हो, जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन कौन है भैया? तो 13 है। तो अब 13 के अलावा तो कोई है ही नहीं, तो बस आंसर हो गया 13। अब का बोलिए, इससे बेहतर और कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम हम क्या बोले कि बड़ा से बड़ा संख्या लाना है, जितना को बुला सकते हैं, जितना को ला सकते हैं मल्टीप्लाई में लाइए। तो लाइए ना, सबसे पहले 2 को लाइए, फिर किसको लाइए? 5 को लाइए, फिर किसको लाइए? 3 का स्क्वायर को लाइए, अब फिर 13। तो 13 कॉमन है ना जी, तो कॉमन में भी जिसका सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसको लाएंगे। तो 13 का यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बस एगो आएगा 13 के पावर 1 वाला, खत्म। और मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, हो गया एलसीएम। तो कितना? 5 2 जा 10, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 13। आगे बढ़िएगा तो कितना हो गया? 10 इंटू 13 9 जा कितना होता है? 117। टेबल वोबल याद है ना? नहीं याद होगा तो एग्जाम से पहले एक दिन रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि बाबू 13 का पहाड़ा सुना हुआ, बात समझ में आ रहा है? तो सीख लीजिएगा कहीं से। 13 9 जा 170, कितना हो गया? 1170। ये हो गया आपका एलसीएम। अच्छा एक बात बताइए, इस दोनों आंसर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है बड़ा से बड़ा वो संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ये जो नंबर है 13 एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो 26 को भी डिवाइड करेगा, 65 को भी डिवाइड करेगा और 117 को भी डिवाइड करेगा। क्या कोई दिक्कत? इससे क्या समझ में आ रहा है? ये छोटा से छोटा संख्या है। क्या है? देखने में बड़ा है लेकिन है सबसे छोटा, लेकिन नियम के हिसाब से छोटा है। छोटा से छोटा संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। ये छोटा से छोटा संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, इन तीनों से मार खाएगा, ये तीनों को मारेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे 13 ले 26 भी कटेगा, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, 13 नवा 117। कोई दिक्कत नहीं, ये है, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, सबसे डिवाइड हो। ये था ओरिजिनल मतलब एचसीएफ और एच। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर समझ में आए तो बहुत
अच्छी बात है। नहीं समझ में तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, फिर से इसको समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका आंसर ये आ गया। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि √2 जो होना चाहिए वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में √2 ही पूछे, √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐड के साथ पूछा जाता है तो वो और आसान हो जाता है, उसमें छोटा हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इस सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बी नंबर का सॉल्यूशन आप देखिएगा, और हम तो कहेंगे कि आप इसको कैसे भी करके प्रैक्टिस करके 2-4 बार प्रैक्टिस करके इस चीज को एकदम बेहतरीन ढंग से अपने प्रैक्टिस में बना लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड किसी न किसी सेट में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और मैं बता रहा हूं कि जिनके सेट में मिलेगा प्लीज एक बार आके कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि हाँ आप बोले थे और इस सेट में आया था। बात समझ में आ रहा है? तो किसी से हो सकता है कि हर सेट में आपको देखने को ये क्वेश्चन न मिले, लेकिन किसी न किसी सेट में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग काम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एकदम मतलब समझिए, तो अभी ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाइए। अगर आपको पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, और नहीं सीख पा रहे हैं तो याद कर लीजिए। अब इससे बेहतर अब कुछ नहीं हम बोल, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं अब कहेंगे आपको। सबसे पहला जिसको भी प्रूफ करना है, √3 हो, √5 हो, √2 हो, उसको पहले रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब इसको रेशनल नंबर मान लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन होता है कि उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दूसरा p और q इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए तो √2 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर मान लिए, रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दिए। आपको मन है तो यहां लिख दीजिए कि p where p and q are integer and q is not equal to 0। और एक पता है, एक यहाँ फाइनल कंडीशन ये डालना है कि p और q क्या है? को प्राइम नंबर है। अब बताइए कि अगर हम आपको को प्राइम पीछे नहीं बताए रहते तो आप अभी कंफ्यूज होते थे को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम हम आपको अभी पीछे बता के आए हैं। क्या बताए हैं? कि वैसा दो नंबर, या को प्राइम वैसे दो नंबर को कहते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ अगर p एंड q को प्राइम है, p एंड q आर को प्राइम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल लिखिएगा। अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो काम चल देगा, लेकिन इसको पक्का लिखना है। बात समझ आ रहा है कि p एंड q क्या है? को प्राइम नंबर है। दूसरा स्टेप आगे क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें समझ में आता है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² बाई q स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, √2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 2 होता है, p² बाई q²। अब बताइए q² इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 2q² बराबर p²। इसके मतलब कि हाँ, अब यहां से q² बराबर क्या लिख सकते हैं? p² बाई 2 लिखा जा सकता है ना। q² बराबर 2 मल्टीप्लाई में है, उधर गया डिवाइड में, यहाँ q² डिवाइड में मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? यही तो सब खेल है। अब बताइए कि यहाँ ये बात, अगर इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, इस स्टेप को पढ़ने की कोशिश करें, तो इस यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि p² में 2 से डिवाइड दिया जा रहा है, और वो कितना बार में जा रहा है? q² बार में। बोलिए, p² को 2 से डिवाइड दिया जा रहा है और वो कितना बार में जा रहा है? q² बार में। जैसे 4 को 2 से डिवाइड दिया जा रहा है और वो कितना बार में कट रहा है?
2 बार में। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर, ये हो गया 2 का 2 और ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, मतलब कि ये डिविजिबल हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर 4 2 से डिविजिबल है तो 2 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लिया कि 16 है तो 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो जब पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई कितना 2। अब आगे स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे और इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को समझ में आएगा। और आगे हम लोग इसको बढ़ेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि इसको मान लेंगे कि a बराबर 2c, जो ऊपर में है ये p जो है इसको हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, काहे लिए हम लोग लेट करेंगे, आखिर इतना काम क्यों कर रहे हैं, ये आपको अगर समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आप मान लिए हैं कि p और q को प्राइम नंबर है, मतलब कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यही ना। अगर आप ये नीचे में प्रूफ कर दिए कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो p और q का 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर मतलब 2 से दोनों डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर आपका जो ऊपर में बात माने है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्ट होगा और आप बोल सकते हैं कि ये जो हम आप लेट किए हैं कि रेशनल नंबर है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट p बराबर 2c। क्या लेट करना है, 2c। एक बेहतरीन बात बता रहे हैं कि अगर रूट 2 प्रूफ करना है तो 2c मानिएगा, रूट 3 प्रूफ करना है तो 3c मानिएगा, रूट 5 प्रूफ करना है तो 5c मानिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब इस वैल्यू जहां पर c जो है कुछ इंटीजर है, c इज सम इंटीजर, c जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कुछ इंटीजर होना चाहिए। आगे c जब कुछ इंटीजर होना चाहिए तो अब इसको इसमें वैल्यू रखते हैं, यहां से ये स्टेप उठाएंगे फ्रॉम फर्स्ट। 2 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको उठा लेंगे। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 बराबर p की जगह कितना रखना है, 2c। जब इसमें हम लोग 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, अब बेहतरीन ढंग से अब अंतिम के तरफ पहुंच गए हैं और 2 बराबर 2c का स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर रेशनल माने हैं, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, फिर उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किए हैं, वो प्राइम मान लिए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते 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 यहाँ ये दिखा दिए हैं कि पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद यहाँ पर हम जो माने हैं तो p को कुछ मान ली है, किसको मानना है, तो जो ऊपर में है न्यूमरेटर को मानना है हमेशा। तो p बराबर 2 से, जहाँ पर c कुछ इंटीजर है। अब ये आगे बढ़िए तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 2 या 4। अब बताइए क्या आ गया, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया। अब बताइए 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, q स्क्वायर बाई 2 बराबर c स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेंगे तो c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। इस पॉइंट को आप पढ़िए, इस स्टेप को आप पढ़िए, इस स्टेप को आप पढ़िएगा तो क्या समझ में आएगा कि q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है और कितने बार में डिविजिबल है, c स्क्वायर बार में। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जैसे इसको लिखे, p स्क्वायर 2 से डिविजिबल था q स्क्वायर बार में, तो वैसे ही q स्क्वायर डिविजिबल है 2 से कितने बार में, c स्क्वायर बार में। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इसके मतलब कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
2। अब यहीं पर तो आपका काम हो गया, यही तो प्रूफ करना था कि अब यहां से आपको क्या पता चल गया, ये देखिए अब इस दोनों स्टेप हम मिलाते हैं, इसीलिए दोनों एक साथ लिखे थे। अब ये दोनों स्टेप को आप मिलाइएगा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि P भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ कह रहे हैं कि Q भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया भैया कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। कौन कॉमन फैक्टर है? 2, क्योंकि 2 से ये भी डिविजिबल हो रहा है या 2 से ये भी डिविजिबल है। लेकिन आप माने क्या थे कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट 1, क्योंकि को प्राइम नंबर में 1 होता है। आपको हम बताना भूल गए थे, 1 होता है उसका, क्योंकि को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है कि जिसका एनसीएफ जो हो वो कितना हो, 1 होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो ये बताइए Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, बात क्लियर है। P भी 2 से डिविजिबल, तो यहां पर P and Q have common factor 2। P और Q का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट दैट कि योर assumption इज रॉन्ग एंड द नंबर इज इरेशनल नंबर। बात इतना ही ध्यान रखिए। अब देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको आंसर भी लगाए थे यहाँ पर आपके लिए। स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, तो देखिए वही लास्ट में ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। वी ऑब्टेन दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का। देख लीजिए यहाँ पर यही लास्ट में आपको लिखना है कि 2 जो है क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी। हम लोग का पी और क्यू था, तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। हम लोग ये माने थे, लेट किए थे, क्योंकि को प्राइम माने थे, इसका मतलब कि नो फैक्टर लेट किए थे अदर देन 1, वही को प्राइम माने थे। तो दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन था, जो माने थे, वो क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितने बेहतरीन ढंग से हम आपको बताए हैं, आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट, ये स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए। इसको देख लीजिएगा अच्छे से और इसको याद कर लीजिएगा, और वीडियो की मदद से आप आंसर बुक में लिख कर एकदम आइएगा, बेहतरीन ढंग से लिख कर आइएगा। बात क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। क्या आप इसको ट्राई करना चाहते हैं? ट्राई करिए, पक्का कर पाइएगा, 100% गारंटी है। आप एक बार ट्राई करिए, कॉपी कलम निकाल चुके होंगे, फिर से हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप करिए इसको ट्राई, एकदम बेहतरीन ढंग से ट्राई करिए। क्या है ऐसे हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिएगा, तब आप काम करिएगा। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, भैया ये बताने की जरूरत है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो आप कहिएगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसका आंसर लिख रहे हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बराबर 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 हो गया। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो हम अभी आपको जब कंपोजिट नंबर पढ़ा रहे थे, तो हम अभी आपको बताए हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो आप स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बराबर क्या होता है बाबू, 4 होता है। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, नहीं है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जहां पर पढ़े हैं, देखिए कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। ये हम लोग अभी पढ़ के गए हैं। तो आगे देखिए, हाँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए ना। तो एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो लिख लीजिए 10, 4, 2 से
5 और ये 2 हो गया ना। अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 10 और 4 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 हो गया आपका कंपोजिट एलसीएम हो गया 10 और 4 का। जो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10 था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या था, 4 था। देखिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है, एलसीएम से अभी हम क्या मतलब बताएं कि ये छोटा से छोटा संख्या है जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इससे कोई छोटा नंबर नहीं है कि जो 10 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 3 अलार्म रिंग है, ये आपका रिंग पर ही पूछा जाता है, ट्रैफिक लाइट पर ही पूछा जाता है। तो 3 अलार्म क्लॉक रिंग है, देयर अलार्म एट कितना कितना बजे बज रहा है बाबू, तो एगो 20 मिनट पर बज रहा है, एगो 25 मिनट पर बज रहा है, एगो 30 मिनट पर बज रहा है। कब कब बज रहा है, एगो 20 मिनट के बाद बज रहा है, एगो 30 मिनट के बाद बज रहा है, एगो अगला 25 मिनट के बाद बज रहा है। अगर ये दोनों 12 बजे दोपहर में एक साथ बजे थे तो अगले बार ये कब एक साथ बजेंगे। तब जैसे मान लीजिए 12 बजे बजा था, तो ई जो होगा तो ई 12:20 को बजेगा, ई जो होगा 12:25 को बजेगा, ई होगा 12:30 को बजेगा। और यही क्वेश्चन है कि अब एक साथ कब बजेगा, तो इसके मतलब कि आप वो संख्या ढूंढ रहे हैं, वो टाइम ढूंढ रहे हैं कि जो इन तीनों के डिविजिबल हो जाए, इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो वो जब संख्या आप ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कि आप एलसीएम ढूंढ रहे हैं, सीधी सी बात है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप एलसीएम ढूंढ रहे हैं, तो एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा जी, एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30 का, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। चलिए एलसीएम निकालते हैं ऐसे। देखिए 20, 25 और 30, बताइए आप कहीं बोलिएगा, आप ट्राई करिएगा इसको कैसे ले जाएंगे। तो पहले 2 से 10, ये तो नहीं जाएगा, तो 25, ये 15। अब कितना से जी, 5 से, 5 दूना 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब ये जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिखिए कितना एलसीएम होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। करिए इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 3, यही ना। तो कितना हो गया 300 मिनट बाद ये तीनों एक साथ बजेगा। 300 मिनट बाद, 300 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 300 मिनट में घंटा निकालना है तो कितना डिवाइड उसको कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 300 मिनट बराबर कितना आवर, तो 300/60 आवर। कितना हो गया, 6 5 जा 30, मतलब 5 आवर। देखिए 5 आवर हो गया। तो 12 बजे एक बार बजा था, और 5 घंटा बाद ये एक साथ बजेगा। तो 12 में 5 घंटा जोड़िएगा, तो 12 ले 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, और लास्ट 5 बज गया। मतलब कि अगला कब बजेगा एक साथ, 5 बजे। बोलिए कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है। यही ट्रैफिक लाइट के लिए पूछता है कि ट्रैफिक लाइट इतना बजे एगो जलता है, इतना बजे एगो जलता है, तो एक साथ कब जलेगा, या कोई भी चीज पर पूछ सकता है। तो उसमें एलसीएम निकालना होता है। ये बात आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करिए और क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा स्टडी करिए इस क्वेश्चन को, और तब एक बार ट्राई करिए अपने, तब हम बता रहे हैं। इसको ट्राई करिए। क्या कह रहा है? 2 नंबर आर इन द रेशियो। आज से नहीं, बहुत पहले से आप जान रहे हैं कि कोई भी चीज का अगर रेशियो दिया रहता है तो उसमें उसको लेट क्या किया जाता है? 2x 3x लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, 2 नंबर है तो आंसर में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x and the second number be 3x। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल सी, 2:3 दिया हुआ था, उसको लेट कर लिए 2x और 3x में। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना भैया? 180। एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना तो नंबर रहेगा तब ना एचसीएफ बताइएगा। ये तो 2x 3x है, तो पहले देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 2x को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू एक्स लिखेंगे, और 3x को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू एक्स लिखेंगे, यही ना। और सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढेंगे हम लोग, तो कॉमन तो यही है। एलसीएम क्या होता है? बड़ा से बड़ा होता है। तो आप उसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा ये दोनों का इस फॉर्म में, वो तो 180 दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में निकाल के तब उसको इक्वेट कर लेंगे। इस फॉर्म में कितना होगा? तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया? 6x। 6x हो गया ना जी। 6x जब ये हो गया तो आपको एलसीएम दिया हुआ कितना है? 180 दिया हुआ है। तो 6x जो होगा वो 180 के क्या होगा? बराबर होगा। तो 6x बराबर 180, क्योंकि ये गिवन था। अब बताइए x बराबर कितना हो गया बाबू? 180/6। 30 हो गया ना। x बराबर कितना हो गया? 30। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए इस साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर 2x था, तो मतलब 2 इंटू कितना? 30, तो 2 इंटू 30 कर लेंगे। 30 3 जा 60 होगी, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर क्या होगा? क्या है नंबर सेकेंड? 3x है, 3x। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 30 मतलब कितना हो गया? 90। 2 नंबर मिल गया। अब दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का आपके पास यहाँ पर 2-3 तरीका है। आप या तो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, या फिर एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, आपको जो बेहतरीन लगे। हम तो कहेंगे कि अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करा दिए हैं, फॉर्मूला से करा देते हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर बराबर a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को एचसीएफ लिख दीजिए। एलसीएम कितना दिया हुआ था जी? दिया हुआ है 180। देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दिया हुआ है? 180। यहाँ पर 180 लिख लेंगे एलसीएम बराबर नंबर कितना कितना है? एगो 60 है, एगो 90 है, तो 60 इंटू 90। अब कैंसिल आउट कर लीजिए। एचसीएफ बराबर कितना हो गया? एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर 60 इंटू 90 बटे में 180। देखिए 0 से 0 गया, 9 2 जा 18, और 2 से 60 कितना बार में? 30 बार में। तो आंसर कितना हो गया? एचसीएफ एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर कितना हो गया? 30। ये हो गया आपका क्या आंसर। कोई दिक्कत? बोलिए। एचसीएफ भी 30 आ गया। ये x का वैल्यू 30 था, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये एलसीएम 180 है, तो ये नंबर हो गया। तो आपका आंसर हो गया एचसीएफ कितना? 30। मतलब 30 एक ऐसा नंबर है, मतलब आप खुद समझ गए। ये हो गया ना, ये हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे
चलते हैं। और ये आपका रियल नंबर का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? 65। कितना दिया हुआ है? 65। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है टू नंबर का 65। इसके बाद एचसीएफ ऑफ टू नंबर 65 एंड 104। अच्छा हाँ, देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। 65 और 104 दो ऐसे नंबर हैं जिसका एचसीएफ जो है वो कितना है? देखिए हम लोग यहाँ पर 40x बराबर 65 इंटू 104/13 लिखे थे। 40 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 ले 65 कितने बार में? 5 बार में। 13 पच्चे 65। 5 ले 40 8 बार में। 8 से 104 कितने बार में? 13। टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। तो ये 13 हो गया। तो x का वैल्यू कितना बाबू? 13। और इसी के साथ 1 घंटा का सफर हम लोग का होता है यहाँ पे समाप्त। और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आता है 13। यहाँ पे 1 घंटा का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। तो देख लीजिए एक बार बेहतरीन ढंग से कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, फिर यहाँ पर हम लोग सब कुछ रियल नंबर के बारे में जाने, क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, मेन फोकस हम लोग किए हैं। इससे ज्यादा भी डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग एचसीएफ एलसीएम का बात किए। इसके बाद हम लोग एचसीएफ एलसीएम का बात किए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब का बात किए थे, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर। इसके बाद अगर देखेंगे तो इधर क्वेश्चन करना शुरू किए थे। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन किए, इसके बाद आप देखिए तो ये क्वेश्चन किए, इसके बाद ये क्वेश्चन कर लिए। तो ओवरऑल हम लोग बहुत कुछ प्रैक्टिस कर लिए हैं इस चैप्टर में। तो आपका यहीं पर पहला लेक्चर होता है समाप्त। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और रियल नंबर तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ अब उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ आपको थकना मना है। आपको अभी थकना नहीं है। कम से कम 6 दिन मेहनत करिएगा, 80 में 80 लेकर आइएगा, फिर सोइएगा ना, आराम से सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक पॉलिनोमियल का बात करेंगे। देखिए हम जानते हैं पॉलिनोमियल में बहुत कुछ है।
पोलिनोमियल में जानना पड़ेगा आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग उस समय पर नहीं ये बात कर रहे हैं, और शायद उस समय पर आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे हैं कि जब हम लोग मोनोमियल बाइनोमियल पूरा डिटेल में बात करें। तो ठीक है, उसका बात कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग वो बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हम शुरुआत से यही बात बोल रहे हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाइए तो आपको क्वेश्चन देखिए और मेरा चेहरा याद आना चाहिए आपको कि कोई ना कोई हमको ये चैप्टर के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में कोई ना कोई इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक तो हम लोग 1 घंटा का सफर तय कर चुके हैं और पोलिनोमियल को कोशिश किया जाए कि जितना जल्दी हो सके उतना निपटा लिया जाए। तो देखिए, पोलिनोमियल में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको फैक्टराइज करके उसका रूट निकालने आना चाहिए। दूसरा, आपको उसके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करने आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है। और तीसरा, अगर आपको अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उसे इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। पोलिनोमियल अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, उसका डिफिनीशन में बोला जाता है डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल आप जाने होंगे, जीरो पोलिनोमियल के बारे में जानना है तो जानना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम लोग वो सब बातों को डिस्कस करें। तो आइए हम लोग पोलिनोमियल के बारे में बस 3 बातें बता रहे हैं। 3 बात को गांठ मान लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। देखिए, पोलिनोमियल में सबसे पहला चीज जो पढ़ना है हम लोग को, उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने आना चाहिए। तो पहले यहाँ पर जो इक्वेशन आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर मेनली हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ज्यादा डिस्कस करना है। पोलिनोमियल में बात करेंगे और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, तो दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं, उसमें बस नेचर ऑफ रूट कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है हम लोग को, और यहाँ पर मेनली ये चीज बात करना है। देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, तो इसके 2 रूट होंगे। रूट कैसे डिसाइड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना डिग्री होता है इक्वेशन का उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो डिग्री क्या होती है बाबू, तो डिग्री होती है कि जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री कहा जाता है। अब बताइए कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल कहिए कि भैया x है, ठीक है, तो x का कहेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है, तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब जब डिग्री 2 हो गया तो इसका नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। रूट्स कहिए, जीरोज कहिए, सब कुछ कहा जाता है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता है कि वैसा इसमें जो वेरिएबल है उसका ऐसा वैल्यू कि जिसको पुट करने के बाद वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, उसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में लिख भी देता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो भैया जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या रूट का है, सब तो एक ही चीज तो निकालना है। तो आइए हम लोग इसको बात करेंगे। तो देखिए, इसके जो रूट होते हैं तो इसको हम लोग जनरली मानते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। और अगर हम लोग बहुत अच्छे अलग टाइम में डिस्कस कर रहे होते तो बताते कि अल्फा बीटा क्या है, कैसे ये है, ये सब ग्रीक के अल्फाबेट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अल्फा बीटा का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन क्या होते हैं, तो रिलेशन 2 ही होते हैं, रिलेशनशिप। ध्यान है ना यहाँ पर रिलेशनशिप पर, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। रिलेशनशिप के नाम सुन के बात समझ में आ रहा है। तो रिलेशनशिप में आपका बस यहाँ हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशनशिप का बात करना है। आप अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखिए, लेकिन इस रिलेशनशिप का हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसको पूरा पब्लिक करके रखिए, इसको छुपाइएगा, पेपर में नंबर नहीं आएगा। अभी नहीं सोचिएगा कि अरे यार हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, कॉपी चेक करने वाला क्या कहेगा कि तो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं भैया, ये पब्लिक वाला रिलेशनशिप है, ये आपका वाला नहीं है। उसके बारे में डिस्कस हम लोग को नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कभी अकेले मिलिएगा तो कभी किया जाएगा। आइए, तो 2 रिलेशनशिप होते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या होगा भैया, सम ऑफ द रूट,
सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो रूट आप निकाले हैं इसका जीरो जो निकाले हैं, जो जीरो कितना होगा 2 होगा, इस दोनों का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए के फॉर्म में होगा। कहिए भैया माइनस बी क्या है, तो माइनस बी, तो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी कहां पर दिखाई दे रहा है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहां लिख भी लिया जाता है कि माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में ए क्या है बाबू, तो ए देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है, तो यहां पर लिखेंगे बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है आपका सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, ये आपका जनरल इक्वेशन है। कभी भी कंपेयर करेंगे तो इसी से करेंगे, इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल टू का साइन लग चुका है, बाकी एक्सप्रेशन वगैरह का बाद में हम लोग बात करेंगे, वो अलग चीज है, उसको समझिएगा। आगे दूसरा रिलेशन क्या है भैया, तो एक रिलेशन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब भैया सी तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सी क्या है, तो सी आपका यही ना है, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म है, और एक्स क्या ए क्या है, तो ए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो बराबर सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म बाई में ए क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक लाइन में बोले तो आपको दो बातें याद होना चाहिए कि सम ऑफ द जीरोज बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा में लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये पूरा का समराइज हो गया, इतनी सी बात समझ में आया। इसके अलावा हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, तो इसके बाद इतना अगर समझ में आ गया, अब समझ में आ गया हो कि बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो ये सब हम लोग बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए लास्ट इसमें एक और बातें हम लोग करना है, ये रिलेशनशिप के बारे में हो गया। अब एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं भाई, क्वेश्चन कहेगा कि अगर, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि आपको जीरोज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, जीरोज दिया रहेगा, और कहेगा कि इक्वेशन फॉर्म करिए, क्या करिए, इक्वेशन फॉर्म करिए, या तो अल्फा दिया रहेगा और बीटा दिया रहेगा, ठीक है, अल्फा और बीटा जो होगा ये गिवन में होगा, क्या होगा, गिवन में होगा, और कहेगा कि आप इसका क्या करिए, इक्वेशन फॉर्म करिए। तो कैसे करेंगे उसके लिए कुछ बताइएगा तब ना, तो वही तो बताने जा रहे हैं, सुनिए। अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, क्या, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब अगर सिंपल में बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी हम लोग को प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रक्चर 100% दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अगर अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 5 है, तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा की जगह 2 रखेंगे, बीटा की जगह 5 रखेंगे, फॉर्म कर देंगे। एक बात ध्यान याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स
कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलता है, यही स्ट्रक्चर है। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना नहीं है तो क्यूबिक में भी होता है, ये एक्स क्यूब से शुरू होता है तो क्यूबिक से भी होता है। तो हम लोग को बस इतना ही डिस्कस करना है। तो दो बातें हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई आप कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। दूसरा, अगर अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, बात खत्म। इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है, बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ एक लास्ट बातें करेंगे कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका कैसे बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ग्राफ दिया रहेगा, अगर आपको ग्राफ दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज है, तो अगर ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, y बराबर px है, तब वो ग्राफ, ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स, एक्स को जितना बार कट करेगा, एक्स को जितना बार कट करेगा, जब y बराबर px रहेगा तब हो गया, जब y बराबर px रहेगा तब x को ग्राफ जितना बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने, नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो देखिए कितना बार कट कर रहा है बाबू, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। लेकिन कभी कभी थोड़ा जो पेपर सेट करने वाले हो तो चालाकी कर लेते हैं और वो जानते हैं कि आप जनरली यही पढ़े होंगे, अगर वो चेंज करना चाहें और यहाँ पर इक्वेशन केवल चेंज कर दें कि x बराबर पी वाई, x बराबर पी वाई, इक्वेशन दे दिया x बराबर पी वाई, और आपसे ग्राफ मान लीजिए ऐसा दे दिया, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, और इसको ऐसे ही ग्राफ दे दिया, पूछा कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो आप तो बना के गए थे कि x एक्सिस को जितना बार कट किया है उतना नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिएगा, तो कहिएगा 1 2 3, एकदम एग्जाम हॉल में कहिएगा कुछ हो जाए, एक क्वेश्चन ये तो सही होगा ही, इससे बेहतर तो हम कोनो बनेबे नहीं किए। एग्जाम के हॉल से बाहर आइएगा, एगो दोस्त कहेगा भाई कितना का बनाए हैं, भाई सब बना दिए हैं, लेकिन जान लो एक क्वेश्चन ऐसा बनाया ना कि उसको तो कोई नंबर काटिए नहीं सकता है। कहेगा कौन सा, कहा कि वह एक्स बराबर पी वाई इक्वेशन दिया हुआ था, एक्स को कट किया है 3 बार 3 लिख दिए हैं। अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, पेपर सेटर भी कैसा कैसा पेपर सेट कर देता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जी। कहेगा भाई वो कुछ सही हो या ना हो तुम्हारे पेपर में, लेकिन ये पक्का गलती होगा, बात समझे। तो देखिए इक्वेशन को ध्यान रखना, अगर ये आप हमसे पढ़े तब ये जान रहे हैं कि x बराबर पी वाई अगर है तो उस समय देखेंगे कि y एक्सिस को कितना बार कट किया है, तो इसका नंबर ऑफ जो जीरोज होगा, इसका नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो कितना होगा बाबू, 1 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस को एक बार कट, और थोड़ा सा दिमाग लगाएगा एक्सिस से चेंज कर देगा, तो इसीलिए इसको x एक्सिस कर देगा, इसको y एक्सिस। तो थोड़ा सा अपना क्वेश्चन बनाते समय ध्यान एकदम पेपर पर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, आसान से आसान क्वेश्चन है लेकिन उसको पढ़िए, बिना पढ़े हड़बड़ी में करिएगा, गलती आसान क्वेश्चन में ही होता है, इतना बात ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए। गलती आसानी क्वेश्चन में होता है, लगता है कि यार इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इतना ही था आपका पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसके साथ हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन का सबसे पहला शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन के साथ देखते हैं क्या है। पहले ये ग्राफ वाला कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये कहीं ज्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन से सभी लोग रूबरू होंगे, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो जब यहाँ पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y बराबर px लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फटाक फटाक बात करिए, एकदम 1 मिनट का क्वेश्चन है कि y बराबर px है, तो बताना है कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज देखिए ना, तो y बराबर px है तो क्या देखेंगे, x एक्सिस को कितना बार कट
किया है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्स एक्सिस कितना बार कट किया है? तो देखिए ना, क बार कट किया है, एक्स एक्सिस के एको बार नहीं, तो इसमें नो जीरोज। इसको एक्स एक्सिस कितना बार? एक बार, एगो। एक कब बार? एगो, दूगो, तीन गो, 3 जीरोज। ये कितना बार देखिए तो? एक, दो बार, 2 जीरोज। ये कितना बार? 1, 2, 3, 4, 4 जीरो। ये कितना बार? 1, 2, 3, 3 जीरो। बोलिए, इससे आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जी, लेकिन अगर आप ये ध्यान दीजिएगा तब। बात क्लियर है? तो इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे तो देखिए, ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया है, आपको एक आइडिया देने के लिए उठाया गया है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल का क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसका जो जीरोज होना चाहिए, जो जीरोज होना चाहिए, या सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो स्ट्रक्चर जो हम बताए हैं। क्या स्ट्रक्चर बताए हैं बाबू? पहले तो स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और स्ट्रक्चर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना स्ट्रक्चर है जी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप कर ले गए। 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर में ज्यादातर आता है, तो आपका 2 नंबर तो आपका है। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर आप कर सकते हैं। अब बताइए, ये जब हो गया, अब बताइए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन लिख लीजिए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए यहाँ पर सम डायरेक्ट दे दिया है, कहीं कहीं क्या होता है ना कि अल्फा का वैल्यू अलग, बीटा का वैल्यू अलग देता है। तो यहाँ सम जब डायरेक्ट दे दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0,-3 एंड 2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। ये हो गया आपका सम एंड प्रोडक्ट। बात क्लियर है? सम एंड प्रोडक्ट जब दे दिया तब इसको बस इस स्ट्रक्चर को पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, और इसी के साथ हो गया आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो गया पहला इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये स्ट्रक्चर याद रखिए ना जी भाई, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग अब लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए। और यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे, आ गया रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात हम लोग करेंगे, क्या करें? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बाबू? गिवन में क्या दिया है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है? ठीक है, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है, इतना। अब बताइए, ये जब ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है तो आगे क्या करें कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब उसका रिलेशनशिप वेरीफाई आपका करने का टाइम आ गया है। तो उसका पहले तो आप जीरोज निकालिएगा। जीरोज कैसे निकालिएगा? तो फैक्टराइज करने आना चाहिए ना। फैक्टराइज कैसे होता है? फैक्टराइज आप 9th क्लास से सीखे आ रहे हैं, तो फैक्टराइज करिए ना इसको। फैक्टराइज कैसे होगा?
पहले फैक्टराइज करके इसके जीरोज को निकालिए और फैक्टराइज करिए इसको। कितना है 4 3 जा 12, -12 है ना। तो -12 को किस प्रकार लिखेंगे कि 4 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, कितना 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 6 2 3 3 1। देखिए कोई भी होगा तो यहीं से शुरू करेगा। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, रिलेशनशिप कोफिशिएंट जीरोज का कोफिशिएंट का वेरीफाई करना है तो सबसे पहले जीरोज तो निकालें हम लोग। तो जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने आपको आना चाहिए। फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं और प्राइम फैक्टर को इस प्रकार अरेंज करते हैं कि जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। अब बताइए क्या क्या करेंगे। अगर हम इसको लेते हैं, 3 दूना कितना 6 और 2, 6 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा। 6 में से 2 घटा दीजिएगा 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने में माइनस साइन लाना था क्योंकि 4 3 बार ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस है, तो वैसे भी हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए 4 3 या 12। अब इसको अगर तोड़ लिए हैं 2 पार्ट में तो 6 और 2 को इसको सॉल्व करिएगा तो 6x में 2x गया कितना 4x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 6 2 जा 12 हो गया। वैसे ही था 4 3 जा 12 था, प्लस माइनस माइनस था। तो आपका सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक भी कर लिए। अब इसमें से कॉमन वगैरह निकालिए। अब कॉमन इसमें से कितना आप ले सकते हैं बताइए। अब कॉमन लेना तो आपका काम है। कॉमन इसमें से 2x ले सकते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं ले सकते हैं, माइनस बस ले सकते हैं। तो 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ प्लस होगा तभी तो ये प्लस माइनस मिलकर ये माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका यही आपका प्रूफ हो गया कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो सही है, क्योंकि ये जो आना चाहिए इसके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 आ गया, मतलब आपका फैक्टराइजेशन पूरी तरह सही है। अब आगे से इसको कॉमन निकाल लीजिए 2x प्लस 3 को, और इधर में 2x माइनस 1 हो गया, इसको 0 के बराबर करिए। तो 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया -3/2। देख लीजिएगा x बराबर कितना हो गया 1/2। बोलिए कोई दिक्कत। x का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करिए ना, आप तो उसमें एक्सपर्ट हैं, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इतने लोग के बारे में आप जान रहे होंगे तो करिए, वेरीफाई करते रहिए, क्वेश्चन भी उसी पर करते रहिए, और क्या है। चलिए वेरीफाई करिए, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करिए, और वेरिफिकेशन में क्या, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, तो यहां लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज बराबर -b/a। यही रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बोलिए कोई दिक्कत है। अल्फा का वैल्यू कितना, तो एगो के अल्फा मान लीजिए, एगो के बीटा मान लीजिए, वहां वैल्यू पुट करिए। अल्फा का वैल्यू -3/2, बीटा का वैल्यू 1/2, -b/a लिखना है ना बाबू। -b का वैल्यू कितना, तो देखिए b का इसको कंपेयर किया जाता है किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो अब बताइए b का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कितना हो गया -4। भाई में a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू भी 4 हो गया, तो यहाँ पर 4। अब इसको सम करिए, 2 2 का एलसीएम 2, -3 + 1 बराबर
ये हो गया -1। आगे 3 में 1 गया, -2, बाई में 2 बराबर -1, -1 बराबर -1। एगो रिलेशन वेरीफाई हो गया, एगो रिलेशन आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगला वैसे ही हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, अब बताइए। देखिए सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर क्या, C बाई ए। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर क्या, C बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना, -3/2, बीटा का वैल्यू कितना, 1/2, -3/2 इंटू 1/2 बराबर कांस्टेंट टर्म कितना बाबू, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अब यहाँ पर कंपेयर करिए तो C का वैल्यू यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो C का वैल्यू यहाँ पर ये पूरा होगा -3। बात समझ में आ रहा है। तो C का वैल्यू हो गया -3। अब भाई में A का वैल्यू कितना, तो A का वैल्यू 4, साइन के साथ कंपेयर करना है। तो देख लीजिए अब ये कितना, -3/4 बराबर -3/, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, मतलब ये भी इक्वल आ गया, मतलब हेंस 3। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगर समझ गए हैं, कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस रूट निकालना था। फैक्टराइज किए, रूट निकाले, फिर वेरीफाई कर दिए, दोनों रिलेशन हो गया आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका पढ़िए। अगला क्वेश्चन ऊपर में कर लेते हैं। देखिए बी का, अगर आप ये चाहते हैं इसको फिर से देखना तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। देख लीजिए, यही आपका पूरा सॉल्यूशन है, इतना ही में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू बताइए, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू बताना है। गिवन में क्या दिया है, देखिए बी का हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है आपको, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। देखिए अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक बार बोर्ड एग्जाम से पहले अपने पूरा अलजेब्रिक फार्मूला जरूर रिवाइज करके जाइएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, पूरा रिवाइज करके जाइएगा, तब ये सब क्वेश्चन आप डील कर पाइएगा। तो आइए हम इसका बात करेंगे और इसका जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिखते हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एकदम सीधी सी बात है, कोई भी होगा, कितना भी दिमाग वाला होगा तो पहले इसका एलसीएम लेगा ना जी, अल्फा बीटा। तो यहाँ बीटा से बीटा तो अल्फा बचा, तो इसका क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या, बीटा स्क्वायर। आगे बढ़िए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बात क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं। बात क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। तो अब बताइए कितना लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर अल्फा बीटा कटा देंगे। सही है, बिल्कुल गलत है यार। अब वैसा चीज थोड़े अभी हम लोग सीखने की स्थिति में है, तो ये सब गलती है, माइनर मिस्टेक नहीं करनी है, ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं है आपके लिए। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए जितना भी इसमें आया है
उसमें से कुछ ये हो गया सम ऑफ द जीरोज, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये भी हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बात क्लियर है? तो इस इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था इसका सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, सी बाई ए। वैल्यू पुट करिए ना, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए। बोलिए अब क्या, माइनस बी बाई ए, अब इसको कंपेयर कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बाबू, ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू भी हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया -2। बोलिए कोई दिक्कत? ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2। ठीक है, ए का वैल्यू -1, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू ए 1 1 और -2, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए बी का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 -1 का होल स्क्वायर -2, सी का वैल्यू -2, भाई ए का वैल्यू 1 तो नीचे 1 रखने का कोई मतलब बनता नहीं, अब बाई में सी का वैल्यू -2 ए का वैल्यू 1, बस इसको सोल्व करिए। तो 1 का स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो गया +4 बाई में -2, मतलब 5 बाई -2 मतलब -5 बाई 2, -5 बाई 2 आपका एक ये बेहतरीन आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, जो निकालना था उसको बस लिख दिए और उसको सॉल्व कर दिए। कहीं ना कहीं वो अरेंज होके ऐसा बन जाता है, या इसको जब अरेंज किया जाता है तो दो ही चीज में बनता है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको पता है, आप निकाल के उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम करा दिए, आपको समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको बिल्कुल आप अपने से ट्राई करिएगा। उसमें 3 क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप अभी नोट कर लीजिए उस क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन। देखिए इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, निकाल सकते हैं क्योंकि अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, बस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें से -b बाई ए रखिएगा, यहाँ पर c बाई ए रखिएगा, काम हो गया खत्म। इसको कर लीजिएगा। ये तो इस टाइप के तो अभी करवे किए हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इसको एलसीएम ले होकर अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करना है, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा, इसमें से अल्फा बीटा जो भी कॉमन लेना होगा ले लीजिएगा, यहाँ से अल्फा ले लीजिए, बीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, तो अल्फा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, बीटा बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पते है c बाई ए मतलब 1/2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b बाई ए। तो इसको अभी भी कर लीजिए, देखिए अल्फा इंटू बीटा c बाई ए हो गया ना, तो c का वैल्यू कितना है 1, c बाई ए, तो 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -b बाई ए, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया +/2 मतलब 3/4 हो गया आपका इसका आंसर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, इसके साथ ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, ट्राई करिएगा। आइए हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए, ये शायद पॉलिनोमियल का हम लोग का अंतिम टाइप का क्वेश्चन है, और इसको बस कर लेंगे, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन अंतिम है। यही क्वेश्चन आपका अंतिम है, इसको हम लोग कर लेंगे और इसके साथ आपका पॉलिनोमियल भी हो जाएगा समाप्त। हम लोग आगे बढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, गिवन लिखिए। कोई भी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, सबसे पहला काम आप उसका गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या लिखिएगा, तो गिवन लिखिएगा पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
6x स्क्वायर प्लस 37x इन प्लस माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस k माइनस 2, के को अच्छे से लिखिए और ये रहा k माइनस 2। इसी के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो एगो जीरोज है दूसरे जीरोज का क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल समझ में आता है ना, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। जैसे a बाई बी है तो उसका रेसिप्रोकल b बाई a हो जाएगा, 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाई 2 हो जाएगा, मतलब पलट दिया जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज, यही पलट दिया जाता है, सिंपल सी बात। तो कह रहा है कि अगर रेसिप्रोकल है तो बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट द 10 बी अल्फा, लेट द 10 बी अल्फा एंड अनदर 0 बी बीटा, यही ना लेट करेंगे। तो लेट 10 बी, लेट 10 बी अल्फा, ठीक है, और अनदर 0 बी आप चाहेंगे तो बीटा भी मान सकते, लेकिन बीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 बाई अल्फा के बराबर होगा, इसलिए उसको मानने से बच जाइए और लेट द अनदर 0 बी 1 बाई अल्फा लेट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, कितने बच्चे फंस जाते हैं, सम ऑफ द जीरोज लगाने लगते हैं। सम ऑफ द जीरो लगाइए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लगाइए तुरंत हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर c बाई ए। बोलिए इसमें तो कोई नया चीज हम नहीं बताए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए। प्रोडक्ट क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट बराबर c बाई ए। अल्फा का वैल्यू जो है अल्फा है, और बीटा का वैल्यू भी 1 बाई अल्फा है, और c बाई ए का वैल्यू देखिए। अब इस इक्वेशन में c का वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करिए, देखिए कंपेयर करिएगा तो क्या लिखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c का वैल्यू ये ना पूरा हो गया जी माइनस के साथ ना, तो माइनस k माइनस बाई में a का वैल्यू कितना होगा बाबू, a का वैल्यू होगा आपका 6, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, अल्फा ले अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर माइनस k प्लस 2 बाई में 6, 6 इधर मल्टीप्लाई में तो 6 1 जा 6 माइनस k प्लस 2। अब देखिए k को इधर लाइए, 6 को उधर भेजिए तो 2 माइनस 6 हो गया, और k का वैल्यू कितना हो गया, 2 माइनस 6 माइनस 4। और इसी के साथ आपका इसका आंसर हो गया कितना, -4। इस बेहतरीन सा क्वेश्चन का आंसर हो गया -4। तो ध्यान रखिएगा जब रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए इस टाइप के, तो उसका जो जीरो